हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोग अवयव के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों ने तकरीबन सभी प्रकार आपने पढ़े हैं और पिछली वीडियो में लास्ट अवयव के प्रकार में हम लोग आपको बता रहे थे कि अवयव को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। उन्हीं के बेस पर मैंने एक दो सवाल भी आपको साथ साथ करता गया हूँ। आप समझ लीजिए कि जो सवाल मैं करके दे रहा हूँ आप उसी के आधार पर एक्सरसाइज से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे या जितने टाइप के सवाल होंगे उन्हीं सवालों को हम एक एक करके मैं हल करूँगा, यानी एक ही पार्ट उसका हल करूँगा, बाकी आप करेंगे। जो सवाल आपका डिफरेंट टाइप का लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, वो व्हाट्सएप से जैसे बच्चे भेज रहे हैं तकरीबन और बच्चे भी भेज सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी कर दूंगा। और ज़्यादा क्वेश्चन एक अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं उनकी वीडियो बनाकर भेज दूंगा, क्योंकि अवयव में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। जितने प्रकार आपको बताए जाएंगे उन प्रकार का क्वेश्चन भी आपके साथ साथ में करा रहा हूँ। तो कल आपने जोड़ना और घटाना सीखा है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बात आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो अवयव के अंदर बहुत अहम रोल अदा करती है, यानी उसका सबसे ज़्यादा यूज़ अवयव में हम लोग करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं। देखिए, जोड़ना घटाना एक सिंपल घटना है, बिल्कुल सीधी सरल घटना जो वर्ग अवयव में होती है। जब आपके सामने वर्ग अवयव रहेगा उनको सीधे जोड़ना या घटाना ये बहुत आसान है, इसे कोई भी बच्चा कर लेगा, इसमें कोई टेक्निकल बातें ऐसी नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, आज जो हम बताना चाह रहे हैं, हम बताएंगे अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए आपको क्या नियम का पालन करना है वो समझिए। पहली बात देखिए, दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है या तभी हो सकता है जब ए में स्तंभों की संख्या, क्योंकि स्तंभ और पंक्ति मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी थी कि स्तंभ किस तरीका कैसे होते हैं और पंक्तियाँ कैसे होती है। देखिए, जब दो अवयव वर्ग अवयव हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वर्ग अवयव में तो कोई ऐसा कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, कोई इफ बट है ही नहीं। वर्ग अवयव जोड़े भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि वर्ग अवयव जोड़े और घटाए तो जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक कंडीशन और ऐड कर दी जाती है कि वो क्या कंडीशन है कि यदि वर्ग अवयव नहीं भी है, यदि दोनों वर्ग अवयव भी नहीं है तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। वो किस कंडीशन में? वो इस कंडीशन में, जब ए में स्तंभों की संख्या, जो अवयव ए होगा उसमें जो स्तंभों की संख्या होगी तथा अवयव बी में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या अगर समान है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ एक नई चीज़ और आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वर्ग अवयव तो जोड़ने में, घटाने में, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक कंडीशन और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। वो क्या है? ये इसका एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में आप लें, जैसे मान लो एक सवाल मैं साथ साथ कर रहा हूँ, जैसे वेक्टर नहीं, मैट्रिक्स ए दे रखा है। ए के एलिमेंट है 2, 3, -1, 0, 1, 2, और बी एक दूसरा अवयव है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 2, -6, -4, 0। तो मैं इस उदाहरण के आधार पर आपको दोनों बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो अपनी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी जो डेफिनेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है या गलत है। दूसरी बात, अगर हम ये चीज़ बराबर नहीं होती है तो मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होती, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसके थ्रू। मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं a इंटू बी। जब a इंटू बी करेंगे तो 2
3 माइनस 1 0 1 2 माइनस 6 माइनस 4 0। तो आपकी जो पहली मैट्रिक्स है उसमें जो एक ऑर्डर है वो 1 2 2 तो इसमें पंक्ति है और 3 स्तंभ है पहली वाली में। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें 2 गुना 2, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। और मैंने परिभाषा क्या बताई है? मैंने परिभाषा में डेफिनेशन में कहा है ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान। अब ए में जो स्तंभ हैं बेटा वो हैं 3 और बी में जो पंक्ति है वो है 2। ये आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा। अब बात आती है, आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा? आप करके तो देखिए। आप पहले ही क्यों इस बात को कहते हैं, तो करके देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है रो कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, यानी ऐसे मल्टीप्लिकेशन एल शेप में ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी तो पहला जो एलिमेंट है रो का वो 2 है, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, यानी मैंने कहा रो कॉलम की तरफ मल्टीप्लिकेशन करता है तो 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया 12, और -1 के लिए यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। जब -1 के लिए यहाँ नंबर नहीं होगा तो -1 को छोड़ा तो जाएगा नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट रो की कंप्लीट कॉलम से होनी चाहिए थी, यानी कंप्लीट रो टू कंप्लीट कॉलम होना चाहिए। अब जब ये ऐसा नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो आप लिखेंगे ए बी का गुणनफल संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो डेफिनेशन में जो दिया है उसके आधार पर समझ लेते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं यहाँ से बदल लेता हूँ बेटा, थोड़ा यहाँ बदल के मैं लिख देता हूँ बी को पहले लिख लिया तो बी हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4 0, और आपका 2 3 माइनस 1 0 1 2। तो आपका ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। तो आपसे कहा गया था कि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ यानी कि स्तंभ है इसका 2 और दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति की संख्या बराबर है, तो इसका स्तंभ 2 है, इसकी पंक्ति 2 है, तो आपस में बराबर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। ये चेक करने का तरीका। अब आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन, देखिए 2 की से मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4, -6 की 0 से गुणा करेंगे -0। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका बच्चों, पहली रो से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और पहली रो को तब छोड़ेंगे जब तीनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, यानी हमारी रो ही कंप्लीट होगी, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये माइनस के 6 तो नहीं थे, हाँ माइनस के 6 थे, कभी दिखाई ना दे। ये हो गया माइनस के 6, फिर इसे माइनस के 2, माइनस के 12, पहली रो कंप्लीट होगी। फिर इस पाइए आप 4 दूनी 8 प्लस 0, 4 तिया 12 प्लस 0 प्लस के 4 प्लस 0। तो मल्टीप्लिकेशन आपकी आ जाती है 4 0 माइनस 14 और माइनस के 8 माइनस 12 4, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन यानी अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा।
इतनी ही बात से आपको बात समझनी है। और एक्सरसाइज के अंदर जो इस टाइप के प्रश्न दिए होंगे या सवाल दिए होंगे, आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट भाग रहेगा, जो आगे की जो प्रक्रिया है, आगे जो सवाल आएंगे जिस टाइप के, वो हल करते हैं। दूसरा इसका भाग नंबर है जिसे हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, छठा पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परिवर्त आव्यूह। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ परिवर्त है, परिवर्त हो जाना, और ट्रांसपोज यानी एक तरीके से ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर से ये ट्रांसपोज बना है। तो बेटे अब आप ध्यान दीजिए, ट्रांसफर हम कहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक जिसको हम रो बोलते हैं, दूसरा जिसे हम कॉलम बोलते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ। अब पंक्ति और स्तंभ ही हमारे पास हैं। अब जब बात करते हैं ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफ़र होना, तो हम क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे पास दो ही चीज़ रहती है, वो है पंक्ति और स्तंभ। तो संभव सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अगर इस बात को समझें, इसके नाम को, तो हमसे यही ट्रांसपोज किया जाएगा कि परिवर्त आव्यूह क्या है। परिवर्त वर्ग आव्यूह, परिवर्त आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, वह परिवर्त आव्यूह कहलाती है। मैंने बोल के समझाया, आप लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है वह वर्ग आव्यूह जो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दे, उसे आप ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ऊपर ए के ऊपर टी लगा देते हैं, टी मीन्स ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 3 5 4 2 6 8 3 4 4 2 1 कोई मैट्रिक्स है। यदि इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना पड़े, परिवर्त आव्यूह हमसे पूछ लिया जाए, तो ए डैश होगा। तो ए डैश क्या होगा, आप समझिए, ये इसकी पंक्ति है। पंक्ति जब स्तंभ में बदलेगी तो पहली पंक्ति 3 5 4, दूसरी पंक्ति 2 6 8 4 2 1, यानी आपका आव्यूह ए डैश में कन्वर्ट हो गया, तो ए का ए डैश परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ऐसा हमें करना भी पड़ सकता है, और करेंगे भी। ये सारे हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, गुण समझ रहे हैं आव्यूह के, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे करनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था आव्यूह को, तो मैंने बताया था कि हम आव्यूह किस लिए कर रहे हैं, हम किस लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल टूल्स है। टूल्स मीन्स हमारे लिए बहुत कारगर है, और हमें बहुत सारे काम इससे हम करने हैं। वो सारे इसके जो एप्लीकेशंस होगी उन सब से आप समझ सकते हैं। जिसमें मैंने कहा था कि देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हैं, जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमने जब पढ़ी थी, तो हमें मेथड बताए गए थे। कल मैंने इसमें डिस्कस भी किया था कि हम विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्ग गुणन विधि द्वारा सवालों को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर रैखिक समीकरण 3 चर वाली हो जाती है, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है, और हम उसको हल करने में असहज महसूस करते हैं। तो उस असहजता को हटाने के लिए आव्यूह जैसा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही यूज़फुल रहेगा, और बहुत ज़्यादा इसका हमें यूज़ करना है। किन किन जगह आप समझेंगे। तो इसमें इसका भी बहुत अहम रोल है, यानी हम बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। आपकी बात समझ आ गई है बच्चों। इसके बाद हमारा
आव्यूह का जो नया गुण है, जो प्रॉपर्टीज हैं आव्यूह की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी है आपकी जिसे बोलते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स।